हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए एक्सपेक्टेड पेपर को डिस्कस करेंगे। पूरे 50 सवालों के यह पेपर होने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के अति संभावित क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन को करवा रहे हैं लगातार हर एक क्लास में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 6 शिफ्ट के लिए बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो साथियों, आज का यह जो पेपर होने वाले हैं जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का, एक ऐसा पेपर होगा जो कि आपके 6 शिफ्ट के लिए अति संभावित होने वाले हैं। तो आप अपनी परीक्षा में जाने से पहले आज के इस पूरे 50 सवाल को जरूर तैयार कर लेंगे। तो साथियों, इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट रहेगा 50 सवाल में से आप सभी को केवल 35 सवाल सही करने होंगे। एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। आज से ठीक 11 दिन बाद आप अपने परीक्षा हॉल में बैठकर 150 सवालों का पूरा पेपर दे रहे होंगे। तो साथियों, जिस तरह से 150 सवाल में से लगभग 70 से 75 सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, उन्हीं सवालों को हम लोग लगातार आज के तीनों क्लास में करने वाले हैं। एक क्लास तो आपका पूरा हो चुका है, दूसरा क्लास यह हो रहा है, एक और क्लास आने वाली है। तो आज का तीनों क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो ये साथियों, ये पहला जो एक्सपेक्टेड पेपर होगा आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछा जाएगा, तो स्कोर आप जरूर बताइएगा कि इन 50 सवालों में से आप सभी का कितना स्कोर बना। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो ये समानता का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? गोवा को किस वर्ष में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा 1961 में प्राप्त हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया था? तो साथियों, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया था? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। विष्णु के 5वें अवतार को किस अवतार के रूप में जाना जाता है? विष्णु के 5वें अवतार को किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो वामन अवतार के रूप में जाना जाता है विष्णु के 5वें अवतार को। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी भी हर एक सवाल का उत्तर करते हुए साथ में बढ़ेंगे, लेकिन आप पूरे 50 सवाल को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था, यानी किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। WPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया और लीग चरण का प्रारूप क्या था? बताइए, WPL 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया और लीग चरण का प्रारूप क्या था? तो ध्यान रखेंगे 5 टीमों ने भाग लिया था और लीग चरण था डबल राउंड रॉबिन था। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इनमें से कौन सा है? तो हैंडलूम उद्योग है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से निम्न में से किस पर लक्षित है? तो साथियों, अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से किस पर लक्षित है? तो असंगठित क्षेत्र पर लक्षित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए रामबाण सवाल आ चुका है, पेपर में छपने वाले प्रश्न आ चुके हैं, जो कि आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए पूरे 5 मॉक टेस्ट आ चुका है।
जिसमें साथियों आप जैसे आप परीक्षा में बैठकर 120 मिनट का पूरा पेपर देंगे, उसी तरह साथियों हर एक टेस्ट आपके लिए 120 मिनट का हमने तैयार किया है। टाइमर के साथ आप सभी का पूरा पेपर होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति संभावित होंगे। जैसे जब आप स्टार्ट टेस्ट पर बटन दबाएंगे वैसे ही आप सभी के सामने 38 सवाल देखिए जी के आने वाला है, 37 सवाल हिंदी का आने वाले हैं, 20 सवाल गणित का आने वाले हैं और 55 सवाल पूरे रीजनिंग के आने वाले हैं। तो साथियों इस टेस्ट को आप लगाइए, ऑनलाइन लगाइए बहुत ही शानदार तरीके से, अपने तरीके से। उसके बाद साथियों जब आप पूरे 120 मिनट समाप्त हो जाएंगे, पेपर को सबमिट करेंगे, तो आपको साथियों ये मॉक टेस्ट ना एक एनालिसिस देगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, रैंक आप सभी के क्या है, आपको कहाँ पर अधिक से अधिक फोकस करना है। क्योंकि साथियों सारे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले, अभी तो 5 मॉक टेस्ट आया है। जब आप ये पूरे 5 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, टारगेट रखिए कि आप ये लगभग 31 मई तक पूरे 5 मॉक टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि कल लगभग भाई 20 से 25 स्टूडेंट ने इस 5 मॉक टेस्ट को लगाया था, जो कि उन्होंने पूरे भाई जानते हैं 750 क्वेश्चन को तैयार कर लिया है। ठीक है, वो फ्री, प्लस इसके अलावा हम आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करें जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग का। उसका चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं देना, फ्री में उसको आप मिल रहा है। उसको आप उसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ये 5 मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन लगाएंगे, जैसे आपका पूरा पेपर होता, परीक्षा हाल जैसा फील आपको होने वाला है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर मात्र 49 रुपीज़ पे करके आप उसे लगाइए, खुद से लगाइए, 120 मिनट टाइम दीजिए। यहाँ से आपको अधिक से अधिक केवल मॉक टेस्ट ही लगाना है 2 बार। तो साथियों ये टेस्ट का मतलब जानते हैं कि एक बार आप डाउनलोड कर लेना, आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपका मन कितनी ही बार लगा लीजिए भाई, ये आपका टेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा भाई, सबसे बड़ी बात है। तो साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमने आसान कर दिया, वहाँ से भी आप टच करके जाकर अपना ईमेल आईडी और आप नंबर, पासवर्ड डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके उसको हल करिए। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो नीचे मेल भी दिया होगा, मेल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल एक स्टूडेंट का थोड़ा सा इशू आया था, तो वो मेल करके हमसे बात किया था, उसका सोल्यूशन हो गया था भाई अच्छी तरीके से। तो जल्दी करिए भाई, ये फुल प्रैक्टिस सेट का ये पूरे 5 मॉक टेस्ट होंगे 150 सवालों का। ठीक है, तो समय नहीं है भाई, जल्दी से उसको लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है? बताएंगे आप सभी लोग। तो अनुच्छेद 37 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है, ये पार्ट 4 में शामिल है, जो कि साथियों इसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो साथियों सरकार की एकात्मक विशेषता इनमें से क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को बताना है। ये तो भाई रीजनिंग का सवाल है, जैसे PRQ है, MQN है, JRK है, UST है। तो साथियों इस तरह का सवाल आप कैसे हल करते हैं, हमने आपको कई बार बताया है कि जब इस तरह का सवाल आए तो ऑप्शन में ही आप हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे P देखिए 16 होता है, R देखिए 18 होता है, Q 17 होता है, 16 से 18 तो +2 हुआ है, 18 17 -1 हुआ है इसमें। अब ऑप्शन बी को कोड करिए, जैसे M 13 होता है, Q 17 होता है, तो इसमें देखिए +4 कर दिया भाई, और N देखिए 14 तो इसमें -3 कर दिया। ठीक है, ऑप्शन सी को कोड करिए, J जैसे देखिए 10 होता है, R 18 हो गया तो इसमें +8 हो गया। अब इसमें तो कोई रिलेशन देखिए बन नहीं रहा भाई, यदि रिलेशन बनना होता ना तो 2 ऑप्शन कोई ना कोई एकदम सेम पैटर्न पे हमें मिल गया होता, लेकिन इसमें तीनों भाई कुछ अलग अलग पैटर्न है। अब ध्यान से देखिए अलग मेथड इसमें क्या लगा, जस्ट देखिए इसमें साथियों तीनों क्या ये व्यंजन हैं, क्या है साथियों ये तीनों ही व्यंजन हैं। और MQN में तीनों व्यंजन है भाई, JRK में तीनों व्यंजन है, लेकिन साथियों इसमें तो एक स्वर है ना, स्वर जैसे A, E, I, O, U ये 5 स्वर होते हैं ना, इसमें देखिए एक स्वर आ गया, 2 व्यंजन है, यस टी, यस और टी क्या है एक व्यंजन है ना, तो इसमें 2 ही व्यंजन हो रहे हैं। तो विषम कौन सा होगा, डी ऑप्शन विषम हो जाएगा। क्लियर भाई, अब सभी को समझ आ गया। इसमें विषम कौन सा, डी ऑप्शन UST
क्यों विषम है? क्योंकि यू तो एक आपका स्वर होता है, एस टी आपके व्यंजन होते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन में तीन तीन व्यंजन है, तीनों व्यंजने हैं। लेकिन भाई डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यू एक स्वर है, तो इसीलिए विषम हो जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, जब इस तरह का सवाल आ गया आपके पेपर में, हल आप कैसे करेंगे? जैसे बड़े घनों की भुजा कितना दिया है भाई? बड़े घन की भुजा कितना है? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटे घन की भुजा कितना है भाई? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए, जब साथियों सवाल क्या पूछा कि इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की संख्या ज्ञात करिए। जब छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइड ऑफ क्यूब अपान में साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, इनका पूरा क्यूब कर देंगे आप लोग, टोटल का क्यूब। अब यहाँ से टोटल क्यूब, जैसे 21, ये बड़े का देखिए, बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो छोटे घनों की जब संख्या निकालेंगे तो साइड ऑफ क्यूब अपान में साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, इन दोनों का ना पूरा क्यूब करेंगे। यानी साथियों के यहाँ से क्या करेंगे, 21/3 का पूरा क्यूब कर देंगे। तो 3 7 21, 7 बार यानी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की संख्या कितने होगी? 343 होगी मेरे दोस्त। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइड ऑफ क्यूब अपान में साइड ऑफ स्मॉल क्यूब का पूरा क्यूब। यानी कि आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 3 7 21 ब्रैकेट खोल करेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 7 49, 49 7 343। क्लियर? तो इस तरह से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्लेन को RJCLG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ट्रेन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथियों प्लेन PLAIN प्लेन है, इसका कोड RJCLG। तो साथियों देखिए P होता है 16, R होता है 18, +2 इसमें हुआ है, L 12, J 10, इसमें देखिए -2 कर दिया है। E होता है 1 नंबर, C होता है 3 नंबर, तो +2 इसमें हुआ है। I देखिए 9 नंबर, यहाँ पे L होता है साथियों आपका 12 नंबर। 1 सेकेंड भाई, L इसमें 9, तो इसमें तो भाई देखिए +3 कर दिया भाई। N देखिए साथियों आपका 1 सेकेंड भाई, कहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कुछ। जैसे PLAANE प्लेन है, इसका कोड RJCLG, वही तो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। P जैसे 16, R 18, तो इसमें देखिए साथियों +2 हुआ है। L 12, J 10, तो इसमें देखिए -2 हुआ है। A 1 होता है, C 3 होता है, +2 हुआ है। N 14 होता है भाई इसमें देखिए L 12 है, तो इसमें -2 कर दिया। E 5, G 7, तो +2। इसमें रिलेशन क्या है? +2 -2 +2 -2 +2 का। यानी कि इसमें रिलेशन हमें क्या लगाना होगा? +2 -2 +2 -2 का। तो पूछा क्या? ट्रेन का कोड +2 से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा, TRAIN। जैसे T20, तो +2 इसमें करना, 20 2 22, 22 पे कौन आता है? भी आता है। R होता है 18, 18 में से -2 कितना होगा? 16, 16 पे P आता है। अब A होता है 1 नंबर, तो +2 कितना हो जाएगा? 3, 3 पे कौन होता है? C होता है। I होता है 9, 9 में से 2 घटा देंगे, 7, 7 पे G आ जाएगा। N 14, 14 में +2 कर देंगे, 16, 16 पे P। तो ट्रेन का कोड क्या होगा? VPCGP, VPCGP यानी C ऑप्शन। तो 14 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। यदि x योग के लिए है, भाग व्यवकलन के लिए, प्लस गुणा के लिए और माइनस भाग के लिए, तो 20 गुणा 16 - 4 प्लस 2/8, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? तो साथियों बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये व्यवकलन मतलब जानते हैं क्या? माइनस, व्यवकलन मतलब माइनस। अब इसको हल करते हैं, देखिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 20 गुणा है, तो गुणा योग के लिए तो क्या हो जाएगा भाई? गुणा की जगह जोड़ होगा, योग 16, माइनस है, माइनस का मतलब क्या दिया है? माइनस भाग के लिए, तो माइनस की जगह भाग रख देंगे। 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस किसके लिए भाई?
प्लस है गुणा के लिए, तो प्लस की गुणा देंगे 2, 2 के बाद देखिए भाग है, भाग किसके लिए है, बेवकलन के लिए, माइनस के लिए 8। तो समीकरण बन के तैयार हो चुका। इसमें बॉर्ड में स्कीम लगाइए, 20 प्लस 4 का भाग 16 में देंगे 4 बार में, गुणा 2 माइनस 8। तो 20 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, तो 20 8 28, 28 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा, 20 होगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि g बराबर 49 और बी यू को 44 41 के रूप में लिखा जाता है तो dm कैसे लिखा जाएगा? कौन कौन इस सवाल को हल कर पाएगा बताइए? इस सवाल को कौन कौन हल कर पाएगा भाई? जैसे g देखिए कितना कोड किया है, 49 किया है, और बी यू का कोड कितना किया है, 44 41 कोड किया है। कैसे साथियों हल करिए? थोड़ा सा दिमाग लगाया है इस सवाल में, आप सभी को हल करना है। जैसे देखिए जी का कोड कितना होता है 7, तो साथियों 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखिए बी होता है 2, यू होता है 21, तो साथियों बी का स्क्वायर करिए, यानी 2 का स्क्वायर करिए 4, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। यानी कि साथियों जो अक्षर है ना उसका कोड तो लिखा लेकिन उसका स्क्वायर करके नंबरिंग किया है। जैसे देखिए बी का कोड 2 होता है ना, तो इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 आएगा। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा ना। क्लियर? यानी कि जो अक्षर है उसका कोड करके उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा है। तो पूछा इसका डीएम का नंबरिंग करिए पहले। डीएम साहब D4 एम 13, तो 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169, तो इसका डीएम का कोड जानते कितना होगा, 16,169 होगा। देखिए बी ऑप्शन, क्योंकि स्क्वायर किया तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? परिवार के 6 सदस्य हैं, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई साहब वैसे तो हम सवाल को हल करते थे कि एक पंक्ति दिया है, इसमें 7 लोग या 6 लोग हैं, सभी उत्तर की तरफ देख यानी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इस बार तो नीचे कर दिया भाई, यानी दक्षिण की तरफ। चलिए भाई कोई बात नहीं, इसको भी हल कर लेते हैं। जैसे परिवार के 6 सदस्य हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर, आप दिशा जानते हैं ना, जैसे ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, यानी सभी जो व्यक्ति है ना 6 सदस्य वो नीचे की तरफ देख रहे हैं जब पंक्ति हम बनाएंगे तो। ठीक, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति 6 लोग को बैठाना है। सभी ध्यान रखिए नीचे की तरफ देख रहे हैं, सभी नीचे की तरफ देख यानी दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भुलाइएगा मत। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आप बस मान के चलिए कि हम एक एग्जाम्पल पहले आपको दे दें कि यहाँ पर भी बैठा है, तो इसका आप बताइए दायां और बायां क्या होगा। जैसे साथियों पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब हमने भी को बैठाया, जब एक एग्जाम्पल दे उत्तर की तरफ देख रहा है, मान के चलिए कि उत्तर की तरफ देख रहा है, अभी के टाइम में उत्तर सोच लिए, तो इसका राइट साइड किधर होगा, यानी दाहिना साइड इधर हो जाएगा, और बायां साइड यानी लेफ्ट साइड इधर होगा। जब ये उत्तर की तरफ देख रहा है तब ये सेम सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ऐसा होगा राइट साइड। जिस टाइम आप इस टाइम मोबाइल देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे साथियों कि आपका जिस तरह से राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। लेकिन साथियों सवाल क्या बोला, दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड जानते हैं किधर होगा, उल्टा, यानी इधर राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। ठीक है, ये आपका उदाहरण है भाई। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। डब्ल्यू जो है यू और वाई के बीच में बैठा है, तो साथियों डब्ल्यू जो है यू और वाई के बीच में बैठा है। ऐसा काम करते हैं कि साथियों हम लोग तो यू को यहाँ बैठा देते हैं, वाई को यहाँ बैठा देते हैं, डब्ल्यू को यहाँ बैठा देते हैं, बीच में बैठाना है भाई, यू और वाई के बीच में। ठीक है, यक्स किसी भी छोर पर नहीं बैठा है भाई साहब, यक्स किसी भी छोर पे नहीं बैठा, यानी कि यक्स न तो यहाँ पे आएगा न तो यहाँ पे आएगा, किसी छोर पे नहीं बैठा है। यानी कि साथियों यक्स कहाँ पर आएगा, तो सर जी यक्स यहाँ पे आ जाएगा, यक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 4 व्यक्ति बैठ गए। अब देखिए अगला लाइन को पढ़िए, भी जो है ना वाई के ठीक बाएं बैठा है, तो साथियों वाई ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो इसका बायां किधर होगा, किधर होगा भाई, भी इधर हो जाएगा। क्लियर, समझते रहिएगा, बायां साइड इधर हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर देखिए जेड बाएं छोर पे नहीं है,
यानी कि बाएं छोर पे नहीं तो तब कहाँ होगा, दाएं छोर पे होगा ना, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा भाई। क्लियर, सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सवाल क्या पूछा कि वाई और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं, वाई यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो इसके बीच में एक यक्स है, एक यू है, एक डब्ल्यू है, 3 लोग हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर में दोस्त, याद रखिएगा जब उत्तर की तरफ देख रहे होंगे तो राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, ठीक है, लेकिन दक्षिण की तरफ देख रहे हैं सब, यानी कि राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। आर क्यू एस, यस ओ क्यू, टी एम ओ क्वेश्चन मार्क, बताइए। तो साथियों इसमें आप सवाल को कैसे हल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए ना। आर यस टी क्या हो जाए, आर 18, यस 19, टी 20, 18 19 प्लस 1, 19 20 प्लस 1, तो इसी प्रकार 20 में एक जोड़ देंगे 21, 21 पे यू आ जाएगा। तो आंसर आपका यू से मिलेगा, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन भी होगा, क्योंकि यही 2 ऑप्शन यू से शुरुआत किया है। तो पहले अक्षर का कोड निकल गया, यू मिला। दूसरे के अक्षर का क्यू ओ एम, क्यू ओ एम, क्यू होता 17, ओ होता 15, एम होता 13, 17 से 15 -2, 15 से 13 -2, 13 से -2 करेंगे 11, 11 पे के, यानी यू के आ जाएगा। यू के देखिए किस में भी ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। साथियों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द अव्यय है, तो साथियों कौन सा शब्द अव्यय है इसमें, सूखा, सुनहरा, बल के ऊपरी, तो बल के एक अव्यय शब्द है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। आज सवेरे मैं आपके यहाँ गया था, वाक्य में कौन सा काल है। आज सवेरे मैं आपके यहाँ गया था, यानी कि ये पूर्ण भूतकाल है। आज सवेरे मैं आपके यहाँ गया था मतलब गया, ये पूर्ण भूतकाल हो गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। मिलजुल मन किसकी रचना है, मिलजुल मन किसकी रचना है, तो साथियों ये मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है, तो साथियों इन रचनाओं में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है। कल सुनना मुझे, तो साथियों यदि आपको याद होगा तो ये किसकी रचना है, ये देखिए प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, ये सुदामा पांडे की रचना है। किसकी साथियों, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल सुनना मुझे ये प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो साथियों आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइएगा आप लोग, तो याद रखिए अनावर्तक हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, अवनी का विलोम शब्द तो अंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। प्रत्यागमन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो साथियों प्रत्यागमन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें प्रति लगा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, महेश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो इसमें साथियों याद रखिए वृद्ध संधि है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची एक तरह का शब्द बता सकते हैं, तो वासव, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वासव, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है, बताइए साथियों नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो सर ये पूरे 5 होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जैसे आप सभी को कुछ बेसिक बातें याद रखना, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, आप बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, च, छ, ज, ट और ठ, यानी कि टोटल 5 स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्मा कितने होते हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं, यानी तीनों स, तो पहले तीनों स
और एक आपका ह, तो उष्मा व्यंजन कितना हो गया, 4 हो गए। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आप सभी को याद होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपके पेपर में आएगा। अंतस्थ व्यंजन जो कि आपका य, र, ल और व, यानी अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, ये तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 होते हैं ये। उसके बाद एक आप आगत याद कर लीजिए भाई, आगत पूछ देगा पेपर में। आगत कितने होते हैं, तो एक आगत देखिए, एक तो ज होता है और एक फ होता है, यानी 2 होते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अनुनासिक जो जैसे कि 5 अक्षर, अंग, इय, अड़, न, म, अनुनासिक व्यंजन, जिसे हम लोग अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं ना, जो साथ ही 5 अक्षर होता है। जैसे क में 5 अक्षर क्या होता है, अंग, दूसरे के वाले में इय, अड़, न, म, ये क्या है, अनुनासिक है। तो अनुनासिक भी 5 व्यंजन होते हैं। इतने सारे आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। नकुल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, नकुल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो जैसे कि कुल रहित है, शिव है, नेवला है, कौनत्या नहीं है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो दीमक नहीं है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, इसके लिए सार्थक शब्द बताइए। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, तो इसके लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा, तो चंपू हो जाएगा मेरे दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसकी जीविका निश्चित न हो, तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसकी जीविका निश्चित न हो, तो क्या बोलेंगे, आकाश वृत्ति बोलेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। शब्द भुवनेश्वर का सही संधि विच्छेद बनाइए। बताइए साथियों, जो भुवनेश्वर शब्द है, भुवनेश्वर कुमार नहीं, भुवनेश्वर जो आरसीबी का प्लेयर है भाई, काफ़ी अच्छा बॉलिंग करे, तो बताइए साथियों आज के मैच में कौन कौन जीतने वाला है, आप सब बताएं। हैदराबाद या राजस्थान, कौन सी टीम क्वालिफायर सेकंड में जाने वाली है, आप सभी का राय चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों बताइए कि शब्द भुवनेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो आप याद रखिएगा भुवन प्लस ईश्वर, भुवनेश्वर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो साथियों किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो याद रखिए रीना पढ़ती होगी, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है, तो साथियों कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है, तो याद रखिए परंतु में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, जो कि ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है, तो साथियों भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है, तो तेंदुलकर समिति का पालन किया जा रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, तो साथियों कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए, तो मत देने का अधिकार, ये भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। किन्नौर और लाहौल में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक ऊनी शाल को क्या कहा जाता है, किन्नौर और लाहौल में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक ऊनी शाल को क्या कहा जाता है, तो पट्टू कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था, बताइए, किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था, तो याद रखिए साथियों जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था।
ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किस रूप में नहीं आता है? तो याद रखिए, कानूनी रूप में नहीं आता है न्याय शब्द, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, कपिलधारा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त मेरे, नर्मदा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो साथियों बताइए कि कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे? तो जी आगरकर थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। बताइए साथियों, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो वो है एसिटोबैक्टर जीवाणु है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित में से किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी? तो साथियों, किस समिति ने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी? तो साथियों याद रखिए, अलग समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। जैसे साथियों 2007 से लेकर 2012 तक चला था ना 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो ऊर्जा को दी गई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, नरसिंह समिति ने निम्नलिखित में से किस समस्या को संबोधित किया? बताइए, नरसिंह समिति ने किस समस्या को संबोधित किया था? तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात को समस्या को संबोधित किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन सी बगान फसल है? तो बताइए, इनमें से बगान फसल कौन सी है? तो कॉफी का एक बगान फसल आती है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मुगल काल में पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था? तो साथियों, मुगल काल में पंजाब को कितने भागों में बांटा गया था? एक तो देखिए, लाहौर सूबा के रूप में बांटा गया था, एक मुल्तान सूबा के रूप में बांटा गया, यानी दो। यानी कितने भागों में बांटा गया था भाई मुगल काल में पंजाब को? दो भागों में। नाम क्या था? लाहौर सूबा। ठीक है, ये याद रखिएगा, लाहौर सूबा, और एक साथियों आपका मुल्तान सूबा, इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए और लास्ट सवाल हल करिए। भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो साथियों, भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिए, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की शुरुआत हुई थी भारत में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए साथियों, आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो चुका होगा। यदि साथियों आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी सवाल पर, तो दोस्त मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। प्लस जो कमेंट बॉक्स में हमने आपको लिंक दिया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया है, वो टेस्ट आप लगाइए साथियों। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप ईमेल आईडी नंबर और पता डालकर साथियों उसको टेस्ट को लगाइए। आपको परीक्षा हाल जैसे फील होने वाली है मेरे दोस्त। हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, एनालिसिस होगा, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट कौन सा है, तो उस टेस्ट को आप जरूर लगाइए मेरे दोस्त। सभी को करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाए। अभी तो 5 मॉक टेस्ट आया जो कि आपके लिए होने वाला। इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट वो जो आपको फ्री मिलेगा, उसको चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो साथियों इसी तरह टेस्ट लगाइए। यहाँ से अधिक आपको केवल मॉक टेस्ट को लगाना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, रिवीजन साथ में करते रहिए आप लोग। ठीक है, एग्जाम में केवल 10 दिन का समय है, तो सिलेक्शन लेना है भाई अच्छी तरीके से। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथियों कौन है क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।